आमेर की धरती पर कमल नहीं खिला था। भैया बैठ जाओ, देखो शांति भाई शांति रखो। जो छोटे बड़े जैसा भी है नींद बराती सब नीचे बैठ जाओ। और गुरु नानक देव जी कहते थे जो जमीन पर बैठता हो कभी गिरता नहीं है। बिना जवाब और शोर मत करो। यहाँ शोर करने का मतलब है कि घर में आप लोगों की चलती नहीं है, क्योंकि वहां तो कर नहीं सकते। और इसलिए समय कम है, क्योंकि माननीय केशव प्रसाद जी को बहुत जरूरी मीटिंग में दिल्ली जाना है। लेकिन आपके प्रति प्यार कितना है और हमारा शगुन कितना जोरदार, वो बात आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, आमेर की धरती 20 वर्ष से कमल खिलने का इंतजार कर रही थी। इस मरुधरा में कमल खिला नहीं था। 13 का संघर्ष हुआ, हम लोग केवल 329 वोटों से हारे और 329 वोटों की इस हार ने आमेर के कार्यकर्ता के बीच में ये जज्बा पैदा किया। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप और ज्वालामुखी आए, लेकिन इस बार आमेर की जनता कमल खिलाकर दम लेगी। पूरे देश में दुनिया ने देखा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने चरित्र को, व्यवहार को, विकास को मुद्दा मानकर इस आमेर की सरजमी में पहली बार 1500 करोड़ के विकास के काम इस धरती पर करवाए। शिक्षा से लेकर, स्कूल से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, इस तरीके की कई बातें मैं आपके बीच में अक्सर करता हूं। लिटरेचर और पूरा साहित्य और पूरी हकीकत आप लोगों के पास में है। मैं 13 में पार्टी के आदेश से आया था, ये मानकर आया था कि जयपुर जिले के पास की सीट है, यहां पर राम राज्य की स्थापना हो चुकी होगी। लेकिन जब गांव में जाता था, लोग कागज देते थे, कभी स्कूल के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी अस्पताल के लिए। मैं 13 से 18 के उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आमेर पर पूरा प्यार लुटाया। 1500 करोड़ के विकास के कामों से एक नई इबारत शुरू हुई, 350 करोड़ की सड़कें बनी और इसलिए हमने उस अपने जज्बे के साथ शुरुआत करी। लेकिन मैं केशव प्रसाद जी की इसलिए तारीफ कर रहा था, उनको हमने रिजर्व रखा हुआ था। और रिजर्व इसलिए रखा था कि केशव प्रसाद जी का आमेर की धरती पर पग फेरा बड़ा जोरदार है। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे आना था ही, पर मैं सोचता था बाद में आऊंगा। मैंने कहा कि ठाकुर गोविंद देव जी की, शिला माता जी की कृपा आज ही हुई। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो जाती, अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो जाती है। और इससे आमेर का ये जज्बाती कार्यकर्ता आपका बार बार अभिनंदन करता है, क्योंकि आप जब आए थे पिछली बार तो हमारा फूल केशव प्रसाद जी की उपस्थिति से और जोरदार तरीके से खिला था। अब जब प्रतिकूलता में केशव प्रसाद जी का पग फेरा कमल खिला सकता है, तो नामांकन रैली में केशव प्रसाद जी की उपस्थिति 4 गुना बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मित्रों और कार्यकर्ताओं, मैं समय की मर्यादा में बंधा हूं। आपको बहुत आवश्यक काम से जाना है। हमने उनको यह निवेदन किया था कि हम 1:15 बजे आपको फ्री कर देंगे, 1:15 बजे फ्री कर देंगे। और देखिए, आपके नाम से लोग इतने उत्साहित हैं, इतने आनंदित हैं। और यहाँ मंच पर भी, क्योंकि पापाधापी में परिचय ठीक से सबका हुआ नहीं, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा जोशी होगा, उसमें सब लोगों को रहना है। रहेंगे क्या? या इस बार का रोड शो बड़ा जानदार और शानदार होगा, केशव प्रसाद जी उसको रवाना करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम सब लोग आपस में कई बार बात करते हैं। आदरणीय केशव जी, मैं एक दिन कुछ पत्रकार मित्र इंटरव्यू के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए, बोले आपका इंटरव्यू करना है। इतने में मेरे पास में एक फोन आया, दाखा देवी, दाखा देवी बैठ जा, थोड़ी देर रुक जा। तो मैं गाड़ी में था, मेरे पास में फोन आया
कि पूनिया जी थे चुनाव जीत का माँ के काम को कहीं हो। अब उसमें फोटो तो आई नहीं, नंबर भी अननोन था। तो मैंने कहा कहीं काम से मैं तो भूल गो। बोले लो अति जल्दी भूल गया थे, कहीं से ना मेले पड़ता है वो काम करा दूंगा। तो मैंने कहा धनी पता काम क्या है? बोले याद करो जनाड़े गांव में चौपाल पर मिलो छो और थे कि थाको ब्याह करा दूंगा। वो मिठूलाल अभी भी हो सकता है सभा में आया हो। मैंने उसको कहा कि धनी एक बार बीजेपी की सरकार बन जाने दे, तेरा कांटा मैं निकाल दूंगा। लेकिन वो तो पीछे पड़ा हुआ। तो बोला जी देव धनी 11 तक कर दो तो मजा आ जाए। अब मैं एक दिन भीलवाड़ा गया हुआ था, तो मेरे को पूछा बोले कोड़े जो, मैंने कहा भीलवाड़ा। बोले उन्हें देख लो। मतलब मेरा पीछा नहीं छूट रहा। उसके बाद थोड़ी दूर चला, किसी गांव में गया, फिर गाड़ी में बैठे तो एक फोन आया अननोन। उसने कहा लो बात करो। तो मैंने कहा कौन बोल रहा है? उसने कहा जी मैं तो भैंसों का सौदागर बोल रहा हूं। मैंने कहा मैंने तो मुझे भैंस खरीदनी ना बेचनी। तो बोले मैंने फोन नहीं किया, ये कोई आपका आदमी आया हुआ है, इसने भैंस की रेट तय कर ली। और बात कहाँ पता है? पंजाब की। और वो पंगा मैंने लिया था। मैं एक बार आ रहा था, कार्यकर्ता में चर्चा करी। मैंने कहा पंजाब में लुधियाना से आगे चल के बहुत शानदार अच्छी नस्ल की भैंसें थी। वो किसी कार्यकर्ता ने सुन लिया, अगर 15 दिन उस भैंसों के मेले में पहुंच गया। सौदागर से सौदा तय करने के बाद में उसने फट से उसी सौदागर के फोन से फोन मिलाकर मेरी कान के लगा दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे न तो भैंस खरीदनी न बेचनी। तो बोले जी मैं नहीं कर रहा, ये कोई आदमी आया हुआ है, ये कह रहा हमारे एमएलए साहब से बात करो। तो मैंने कहा भैंस और सौदागर के बीच में एमएलए कहां से आ गया? तो मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि भैंस की रेट कम करो। अब मैंने उसको सौदागर को एक ही बात कही। मैंने कहा सौदागर जी आप जो भी हो, पहली बात तो आमेर का आदमी पंजाब में भैंस खरीदने चला जाए, इसके लिए जज्बा चाहिए। ऐसे हर आदमी जा नहीं सकता। और पंजाब में भैंस की रेट तय करे, फिर एमएलए को फोन करे